नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, हिस्ट्री के क्विज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को लेकर आए हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं, चाहे वो आप पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हो, आरओ की परीक्षा देने जा रहे हो, टीजीटी पीजीटी देने जा रहे हो, कोई भी परीक्षा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो पूछे ही जाते रहते हैं। तो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, ये पूरी सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोशिश करिएगा इन प्रश्नों को आप रट लें, ऐसे ही आप देख लें, 2-3 बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न रेगुलरली पूछे जाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? बढ़िया प्रश्न है। कौन है ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कह रहा है? लोग वरदान कहते हैं कि तुम मेरे लिए ईश्वर का वरदान हो, ये कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए ईश्वर का अभिशाप हूँ। कौन है? ऑप्शन ए है तैमूर लंग, ऑप्शन बी है नादिर शाह, ऑप्शन सी है चंगेज खां, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चंगेज खां स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था, इस बात को याद रखिएगा। चंगेज खां घोड़े की पीठ पर बैठकर पूरे मध्य एशिया को एक कर देने वाला शासक माना जाता है। बहुत विकराल साम्राज्य इसने स्थापित किया था और उस साम्राज्य स्थापना की क्रम में ये चीन से लेकर पूरे मध्य एशिया तक और उधर साइबेरिया तक पूरा गया था और कई हजारों लोगों को इसने मारा था और काटा था। इसलिए कहा जाता है कौन सा ऐसा शासक है जिसने घोड़े की पीठ पर बैठकर पूरी दुनिया को एक कर दिया? तो चंगेज खां से बड़ा साम्राज्य किसी ने स्थापित नहीं कर पाया। तो याद रखिएगा, अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो सामान्य तौर पे इसको ये भी याद रखना है कि हम्पी कहाँ स्थित है। तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है और जिला पूछ रहा है ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी रायचूर, ऑप्शन सी बेल्लारी एंड ऑप्शन डी गुलबर्गा। तो इसको याद रखिएगा, ये बेल्लारी जिले में स्थित है, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में सुपारी का उत्पादन होता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? कह रहे हैं जो विजयनगर साम्राज्य, याद रखिए कल भी क्विज जब हम किए थे तो एक क्वेश्चन उसमें आया था, आज भी एक क्वेश्चन आ रहा है लगातार विजयनगर साम्राज्य। और जो पीसीएस की परीक्षा देने वाले होंगे उनके मेंस में तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य दोनों को अलग से उल्लिखित किया गया है। तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी, क्या थी? ऑप्शन ए बंदरगाहों से आमदनी, ऑप्शन बी भू राजस्व, ऑप्शन सी मुद्रा प्रणाली, ऑप्शन डी अधिशेष लगान। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे इनकी मुख्य व्यवस्था जो थी वो भू राजस्व प्रणाली थी, इस बात को याद रखिएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। अब इस प्रश्न को अगर आप नहीं पढ़े हैं तो गलत कर जाएंगे, इसीलिए इस प्रश्न को हम आपको विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों का संग्रह दे रहे हैं जो फैक्चुअल हैं और वो गलत होते रहते हैं और रेगुलरली पूछे जाते रहते हैं। तो याद रखिएगा, इनकलाब का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने और इनका ये नारा इतना ज़्यादा भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया आज़ादी के क्रम में, कि कई लोग ये जानते हैं कि भगत सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आज़ाद ने इस नारे को दिया होगा, परंतु याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल का ये नारा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ऑप्शन ए 1939 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा जा रहा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। आप इस प्रश्न को देखेंगे, सेम लाइन 50 बार पूछी गई है पीसीएस की परीक्षाओं में। याद रखिएगा, वनडे में भी इस तरीके के क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। तो आपको बताना मुक्ति दिवस कब मनाया गया। मुक्ति दिवस याद रखिएगा, जिस समय 1935 भारत शासन अधिनियम के आधार पर भारत में चुनाव करवाए जा रहे हैं अंग्रेजों के समय में, उस समय 1939 में अक्टूबर में सभी राज्य सरकारों ने, चूँकि वो काम नहीं कर पा रहे थे स्वतंत्र रूप से, तो इस्तीफा दे दिया था। तो उसी के चलते 22 दिसंबर 1939 को, डेट भी याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को भीमराव अंबेडकर एवं
मुस्लिम लीग ने मिलकर मुक्ति दिवस मनाया था? तो कभी कभी ये भी पूछता है कौन कौन शामिल था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा 1939, 22 दिसंबर 1939। अक्टूबर में ही इस्तीफा दे दिया सभी राज्य सरकारों ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रश्न रेगुलर तौर पे पूछा जाता रहता है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा मत सोचिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन ही गलत होते हैं, तभी लोग फेल होते हैं। पूछ रहा है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, आज़ादी जिस समय मिल रही उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी है, परंतु स्वतंत्र भारत के पहले जो है, जैसे यहाँ पे कुछ तरीके के प्रश्न अन्य भी बनते हैं, जैसे गवर्नर जनरल से, जैसे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, याद रखिएगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय, अगर इस तरीके से आप पूछता है, या प्रथम भारतीय, तो श्री राजगोपालाचारी, जिन्हें हम राजा जी के नाम से भी जानते हैं, ये थे। ठीक है, बहरहाल कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय जेबी कृपलानी थे। ये बहुत बड़े नेता रहे हैं जेबी कृपलानी को, आप स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ते हैं, कई जगहों पे आते हैं ये। तो याद रखिएगा, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और महात्मा गांधी ने ये कहा था कि कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता हो, इकलौता एक छत्र राज ना हो कांग्रेस का। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा खींची गई है रेड क्लिफ, उसका नाम किसने रखा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, मतलब सीमांकन किसने किया था, उसको बनाया किसने था सीमा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन सी लॉरेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, रेडक्लिफ है दोनों के बीच में, तो इसका सही उत्तर रेडक्लिफ ही होगा। इन्होंने ही इसका सीमांकन किया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर उसका नाम भी रख दिया गया है। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ है, भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन है, भारत एवं श्रीलंका के बीच जो अलग करता है पाक जलडमरू मध्य है। इस तरीके की सीमाएं आप सब, जैसे भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डूरंड है। तो ये सब आप याद रखिएगा, थोड़ा सा कभी कभी परीक्षाओं में मैच करवाने को इसको देते रहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? कह रहे हैं उड़ीसा कब अलग हुआ? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1955। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1930 होगा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी पुलिस प्रशासन से, ऑप्शन डी राजस्व प्रशासन से। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग का संबंध दोस्तों भारत की शिक्षा व्यवस्था से। इस प्रश्न को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको थोड़ा बताते चलते हैं सैडलर आयोग के बारे में। सैडलर आयोग 1917 में गठित हुआ और ये आयोग मुख्यतः ये था कि विश्वविद्यालयी शिक्षा में किस तरीके से सुधार किया जाए, इसको याद रखिएगा। तो इस आयोग की जो सिफारिशें थी उसमें मुख्य रूप से ये था कि जो डायरेक्ट हाई स्कूल के बाद विश्वविद्यालयों में बच्चे प्रवेश कर पा रहे हैं उस पर रोक लगे और इंटरमीडिएट एक परीक्षा अलग की जाए, क्योंकि इंटरमीडिएट और विश्वविद्यालय अर्थात ग्रेजुएशन दोनों पहले एक में चलता था और हाई स्कूल के बाद सीधे बच्चा कहाँ एंट्री करता था? विश्वविद्यालयों में। तो इससे कह रहे थे कि उत्पादकता घट रही है, जो निकलने चाहिए बच्चे जिस तरीके से, उस तरीके से बच्चे मैच्योर होकर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इंटर की परीक्षाओं को अलग कर दिया जाए और इसके लिए एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी बनाया जाए। याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण चीज़ कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में 2 भारतीय भी शामिल थे, एक थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे थे जियाउद्दीन। इसको याद रखिएगा, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन। एक चीज़ और है इसमें कि सैडलर आयोग की सिफारिश पर ही जो है कुछ विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, जिनमें से आपको नाम बताते हैं, मैसूर था, पटना था, बनारस था, अलीगढ़ था, ढाका और हैदराबाद था। ये प्रश्न में अभी नहीं पूछा गया है, परंतु अभी तक जो प्रश्न में पूछा गया वो क्वेश्चन ये है कि 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था, जिसे भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है,
उसमें 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। वो 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से थे? वो विश्वविद्यालय थे कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में। 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी। तो इसको याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? ऑप्शन ए जॉन एडम्स, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी बेलेजली, ऑप्शन डी हेस्टिंग्स। तो कभी प्रेस सेंसरशिप में आप जब पढ़े होंगे, उसको देखे होंगे, तो इस तरीके के नियमावली बेलेजली द्वारा बनाई जा रही प्रेस के बारे में, खास करके उस पर बहुत ज़्यादा निर्बंधन तो लिट्टन के समय आया था और लॉर्ड लिट्टन ने ही इस तरीके से प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी थी। कोई भी प्रकाशक जो प्रकाशित कर रहा है किताबों को, वो प्रति तो भेजेगा ही वहाँ पे, साथ ही साथ उसका मुद्रक का नाम, हस्ताक्षर, सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। और लिट्टन के समय में इसको ऐसा कर दिया गया कि जो अंग्रेजी समाचार पत्र थे उनके अलावा सारे समाचार पत्रों पर बैन कर दिया गया। बहुत कड़ी सख्त कार्रवाई की गई थी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी बालिका शिक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। याद रखिएगा, वुड डिस्पैच, हंटर और सैडलर तीनों पर महिला शिक्षा की भी बात कही गई है, परंतु 2 आयोग ऐसे हैं जिनमें से हंटर और हार्टोंग है, इनमें प्राथमिक शिक्षा पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था। कौन कौन? हंटर और हार्टोंग, इसको याद रखिएगा, हंटर और हार्टोंग, इन दोनों में जब भी क्वेश्चन पूछेगा और महिला और प्राथमिक शिक्षा दोनों देगा तो आप ऑप्शन प्राथमिक शिक्षा चूज करेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। हार्टोंग जो समिति थी, जो आयोग था, इसका गठन 1929 में किया गया था, इस बात को आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो हंटर कमीशन था, इसकी जो स्थापना थी, इसका जो गठन किया गया था 1882 के आसपास किया गया था। तो इस तरीके से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया गया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? कह रहे हैं कि मेरे ऊपर किया गया एक एक प्रहार, लाठियां गिर रही थी। एक भारतीय क्रांतिकारी पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय पर लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध का मामला था, काले झंडे दिखाए जा रहे थे। उस मामले के रेफरेंस में उन्हें मारा गया था। तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील साबित। ताबूत मतलब जिसमें 100 को रखा जाता है, तो अगर ताबूत में कील है तो इसका मतलब उसमें जंग लगेगा। जंग लगेगा मतलब वो सड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था वो गांधी और भीमराव रामजी अंबेडकर के बीच हुआ था। सीधी सी बात है, भीमराव अंबेडकर अगर आ रहे हो, गांधी आ रहे हो, तो दोनों किससे संबंधित रहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1932 का पूना समझौता किससे संबंधित था? ऑप्शन ए भारतीय कृषक वर्ग से, ऑप्शन बी भारतीय महिलाओं से, ऑप्शन सी भारतीय मजदूर वर्ग से, ऑप्शन डी दलित वर्ग से। तो इसको सामान्य सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, दलितों से संबंधित था। दलितों के आरक्षण या यूं कहें सीटों में बढ़ोतरी को लेकर गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? धावे मतलब लूट लिया था इन्होंने। चिटगांव जो कि बांग्लादेश में स्थित है, उस शस्त्रागार को, उस समय बांग्लादेश आपका पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, या यूं कहे तो बंगाल हुआ करता था पूरा। ठीक है, तो पुराने जमाने में जब भारत आज़ादी के क्रम में, तो आपसे प्रश्न वही पूछ रहा है, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने किया था? ऑप्शन ए JM सेनगुप्त, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी सूरसेन, ऑप्शन डी लक्ष्मी सहगल। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, सूरसेन ने इस धावे को आयोजित किया था और इन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। याद रखिएगा, सूरसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि बंगाल से संबंधित है। बंगाल में दादा कहा जाता था, दादा का शॉर्ट फॉर्म दा होता है। चूँकि टीचर थे, पढ़ाते थे, इसीलिए मास्टर इन्हें कहा जाता था। तो सामान्य से इनकी जो उपाधि, एक तरीके से जो नाम चर्चित था, वो मास्टर दा का नाम था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन ए किसान पार्टी, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी
जस्टिस पार्टी, ऑप्शन डी सोशलिस्ट पार्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे सोशलिस्ट पार्टी से, ऑप्शन डी होगा। तो आज की सीरीज कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।